हेलो। गुड इवनिंग हरेंद्र, विनय, सभी को गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग भाई? कैसी रही आपकी छुट्टियां? छुट्टियों में कुछ आप लोगों ने बेनिफिट उठाया या? चलिए, तो सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? सभी बच्चों को ऑडियो वीडियो क्लियर है? हम्म। ठीक है, छुट्टी में कम से कम रिलैक्स तो मिलता है। एक बार बॉडी को रिलैक्स तो मिलता है कि फिर से लगने के लिए। चलिए भाई, सोनू 2 मंथ रिवीजन कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या होगा, लेकिन उसके चक्कर में जैसे तैसे तो नहीं पढ़ सकते, है ना? तो आप लोग थोड़ा सा मैं सलाह दूंगा कि जो लोगों को अपना पढ़ते रहिए, अभी इसको पढ़ते रहिए, सितंबर के बाद रिवीजन की बात करिएगा। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एसी, है ना, अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट ईएमआई का ही पार्ट है ना? तो एसी में कहानी आपको पता है कि एसी में क्या होगा, फ्लक्स या ईएमएफ इंड्यूस होने के तरीके क्या हो सकते हैं किसी लूप में। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, याद करो। तो किसी लूप को अगर तुम कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट करते हो, है ना, इफ ए लूप इज रोटेटेड बाय ए कांस्टेंट ओमेगा, तो क्या होगा, थीटा चेंज होगा लूप का, है ना। लूप का थीटा जो है चेंज होगा। ये लूप है और मान लो अभी मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के प्लेन में है। ये लूप है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी के प्लेन में है। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, नो फ्लक्स। अब मैं इस लूप को, ये लूप है देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे ही रख रहा हूं, लूप को रोटेट कर रहा हूं ऐसे। तो जब लूप रोटेट होगा किसी थीटा से, तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी रोटेट होगा। ये एरिया वेक्टर है ना परपेंडिकुलर, तो लूप रोटेट होगा। तो लूप मान लो थीटा रोटेट हुआ यहां से, तो ये एरिया वेक्टर भी वर्टिकल से थीटा एंगल रोटेट होगा। ये तो सब लोग समझ रहे हो कि अपना जो लूप है, मान लो हमारे पास लूप है ये, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अपनी ऐसे है अभी फिलहाल, और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो यहां फ्लक्स जीरो है। फिर आपने लूप को रोटेट कर दिया, ठीक है, लूप रोटेट हुआ, लूप का जो ये प्लेन है ये रोटेट हुआ कितने से, थीटा से। मैग्नेटिक फील्ड यही है, तो इसका जो एरिया वेक्टर है, इसका जो ये एरिया वेक्टर है, अभी एरिया वेक्टर ऐसे परपेंडिकुलर था, अब एरिया वेक्टर ऐसा है, और ये भी वर्टिकल से कितना रोटेट हो गया, वर्टिकल से कितना रोटेट हो जाएगा, बोलिए। वर्टिकल से इसका जो रोटेशन होगा एरिया वेक्टर का, वो भी अपने पास थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो एरिया वेक्टर और बी वेक्टर, लूप अपना रोटेट हुआ, तो इधर आप बी कॉस थीटा बोलते हो, बी साइन थीटा बोलते हो, तो ये भी अपना रोटेट होगा। जिस रेट से अपना लूप रोटेट हो रहा है, जिस रेट से अपना लूप रोटेट हो रहा है, उसी रेट से उसका एरिया वेक्टर भी रोटेट होगा। ये क्लियर है सभी बच्चों को? और हम कैसे कर रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं। इसको रोटेट कैसे कर रहे हैं, कांस्टेंट ओमेगा से, ये क्लियर है। इसको जो हम रोटेट कर रहे हैं वो कांस्टेंट ओमेगा से रोटेट हो रहा है। तो जो अपना ये लूप है ये रोटेट हो रहा है कांस्टेंट ओमेगा से। बेटर है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये इसके अबाउट रोटेट हो रहा है।
तो शायद सबको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे अगर हम ये बोलें कि यहां पे फाई है वो है बी ए कॉस थीटा, जिसमें थीटा है ओमेगा टी और ओमेगा अपना कांस्टेंट है। तो यहां पे फ्लक्स का चेंज हो रहा है ड्यू टू रोटेशन ऑफ लूप, है ना, विथ कांस्टेंट ओमेगा रोटेशन। तो अब क्या होगा, ई इंड्यूस जो होगा वो होगा माइनस डी फाइव बाई डी टी। यही यूज है भाई, ईएमआई का इतना ही यूज है भाई, ठीक है। एसी बिना ईएमआई के भी कर सकते हैं, बस इतना फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो अपने पास क्या हो जाएगा माइनस बी ए, और थीटा को आप क्या लिख सकते हो ओमेगा टी, है ना, थीटा को आप क्या लिख दोगे ओमेगा टी। तो ई इंड्यूस के पहले आप फ्लक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम निकाल दो, ठीक है। तो क्या लिखोगे, फाई जो अपने पास होगा वो होगा बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ई इंड्यूस क्या हो जाएगा माइनस डी फाइव बाई डी टी, और ये अपने पास आएगा माइनस बी ओमेगा ए साइन ओमेगा टी, ठीक। तो यहां से आप देख रहे हो कि जो इंड्यूस ईएमएफ है उसकी वैल्यू हमारे पास आती है माइनस बी नॉट ए, और ये माइनस और एक माइनस और वो मिलके प्लस हो जाएगा, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है एक तरीके से। तो ई मैक्स और ई नॉट भी लिखते हैं हम लोग इसको मैक्सिमम को ई नॉट भी लिखते हैं। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इंड्यूस ईएमएफ ये आएगा, अगर कॉइल को आप रोटेट कर रहे हो, है ना, विथ कांस्टेंट ओमेगा, तो इंड्यूस ईएमएफ ये आएगा। अब इससे ये बात पता चलती है कि जो हमारा ईएमएफ है वो कांस्टेंट नहीं है, पीरियोडिक है, साइनोसोइडल है। देख रहे, ईएमएफ अपना साइनोसोइडल है। तो जब ईएमएफ साइनोसोइडल होगा तो उस लूप का अगर मैं रेजिस्टेंस आर ले लूं, इफ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, इफ आर बी द रेजिस्टेंस ऑफ द लूप, तो आई इंड्यूस की बात करोगे तो आई इंड्यूस क्या हो जाएगा ई इंड्यूस बाई आर। तो आई इंड्यूस की जो वैल्यू आएगी वो आप बोल सकते हो ई इंड्यूस कितना है ई नॉट बाई आर, और ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी, ठीक। और इस ई नॉट बाई आर को आप आई नॉट बोल सकते हो, मैक्सिमम करंट, पीरियोडिक है तो मैक्सिमम मिनिमम साइन का ही फंक्शन है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो करंट भी होगा वो भी साइनोसोइडल होगा, अल्टरनेटिंग होगा। अब प्लस कैसे हुआ, देखिए एक माइनस जो है डेफिनेशन का है, याद करिए माइनस डी फाइव बाई डी टी, और एक आप यहां से डिफरेंशिएट मारोगे कॉस को तो उसका एक माइनस आएगा, तो वो माइनस और माइनस मिलके यहाँ पे प्लस हो गया। क्लियर है, एक माइनस आपका डेफिनेशन का और एक माइनस डिफरेंशिएशन से जो बाहर निकल के आया है, तो उससे हमें आई इंड्यूस मिल गया और ये मिल गया ई इंड्यूस। अब सभी बच्चों को पता है कि आई इंड्यूस और ई इंड्यूस पीरियोडिक फंक्शन है और वो साइनोसोइडल है ना, तो 2 पाई में अपनी वैल्यू रिपीट करेंगे, तो इसीलिए इसको अल्टरनेटिंग वर्ड बोला गया, इसीलिए इसको हम लोग ने क्या बोला अल्टरनेटिंग। अब देखो अल्टरनेटिंग को समझने के लिए हमें पता है कि इसकी वैल्यू फिक्स नहीं रह रही है, तो अगर आप इसकी एवरेज वैल्यू या पीक वैल्यू निकालोगे, है ना, एवरेज वैल्यू या पीक वैल्यू निकालोगे वन टाइम पीरियड में, तो आई एवरेज या ई एवरेज, मैं एक के लिए कर रहा हूं वो सभी के लिए ट्रू होगा, आई एवरेज जैसा होगा वैसा ई एवरेज होगा, क्योंकि दोनों साइन फंक्शन है। तो अगर मान लीजिए आप ई एवरेज या आई एवरेज निकालते हैं तो फॉर ए वन टाइम पीरियड सभी बच्चों को पता है कि वो क्या हो जाएगा, आई एवरेज फॉर वन टाइम पीरियड, वन टाइम पीरियड के लिए पीरियोडिक फंक्शन है, तो एवरेज क्या हो जाएगा, अरे साइन का फंक्शन है एक तरीके से, तो साइन में सभी बच्चे एरिया अंडर द कर्व से भी देख सकते हो, 0 ये अपना हो जाएगा कितना पाई बाई 2, पाई 2 पाई बाई 3। अच्छा ये तो मैंने कॉस बना दिया है, कोई बात नहीं,
साइन में भी आप अगर देखोगे तो एरिया अंडर द कर्व जो मिलेगा आपको वो जीरो मिलेगा। सभी लोग ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर पूरे पूरे पीरियड की बात करो, ठीक है, तो जो भी अपने पास एरिया मिलेगा ये एरिया जितना होगा ये एरिया उतना ही होगा, है ना। तो आई एवरेज, एवरेज की वैल्यू क्या बोलते हो आप मैथमेटिकली? आई एवरेज क्या बोलोगे? इट इज इंटीग्रल आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, यही तो फंक्शन था, 0 से 2 पाई अपॉन में डी टी, एवरेज निकालना सिखाया है आपको, 0 से 2 पाई, यही तो है। तो किसी डेफिनेट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है ना, एरिया अंडर द कर्व फॉर दिस पीरियड। तो आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी 0 से 2 पाई अपॉन में डी टी 0 से 2 पाई। तो ये टर्म तुम्हारा जीरो है, आप करके भी देख सकते हो, मैंने आपको ग्राफिकली बता दिया, आप करके देख लो और वैल्यू पुट करोगे साइन का कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा और लिमिट पुट करोगे तो आपको जीरो मिलेगा, ठीक है। तो एवरेज वैल्यू फॉर ए वन टाइम पीरियड किसी भी साइनोसॉइडल फंक्शन का, इसी तरह आप ईएमएफ का निकालोगे वो भी जीरो मिलेगा, ठीक है। आई एवरेज हो, इसी तरीके से आप बोल सकते हो कि जो ई एवरेज होगा फॉर वन टाइम पीरियड वो भी जीरो होगा, है ना। ई एवरेज भी जीरो होगा, आई एवरेज भी जीरो होगा वन टाइम पीरियड के लिए। तो अब हम एवरेज डिफाइन करना चाहते हैं फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, अगर आप निकालना चाहो फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, भाई एवरेज अगर आप हाफ ऑफ द टाइम पीरियड निकालना चाहें, आई एवरेज फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड, तो ये जीरो अब नहीं आएगा, ये निकाल भी सकते हो, या यही चीज आपसे ई के लिए भी पूछा जा सकता है। तो आप क्या करोगे, आई एवरेज हाफ के लिए निकाल सकते हो, इसी में लिमिट चेंज करोगे, है ना। आई नॉट 0 से पाई साइन ओमेगा टी डी टी, हाफ ऑफ द पीरियड के लिए कर रहे हो आप, अपॉन में डी टी 0 से पाई। तो आई एवरेज आ जाएगा आई नॉट, अब केवल कितने का एरिया निकालोगे, ये हाफ इतने 0 से पाई का एरिया निकालोगे, तो ये तो जीरो होगा नहीं, 0 से पाई वाला एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, तो कॉस हो जाएगा ये माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा और यहां पे पाई, और ये आ जाएगा 0 से पाई। तो आई एवरेज जो मिलेगा तुम्हें हाफ ऑफ द पीरियड के लिए, वो क्या मिलेगा, देखो आई नॉट अपॉन ओमेगा पाई, और ये जो टाइम है, अच्छा ये टाइम की वैल्यू है ना, तो हमें इसको ओमेगा टी अगर लिख रहे हैं तो यहां टाइम की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो जब टी पाई हो जाएगा, जब टी अपना व्हेन टी इज इक्वल टू पाई, तो ओमेगा टी को जब पाई लिखोगे तो टी क्या होगा, थीटा जब पाई होगा, थीटा जब पाई होगा मतलब ओमेगा टी इक्वल टू पाई, तो टी की लिमिट क्या होगी, पाई बाई ओमेगा होगी। तो आप 0 से पाई बाई ओमेगा डालोगे, है ना। तो यहां पे अपने पास एक यहां पे ओमेगा आएगा, किसका, इंटीग्रेशन के बाद जो ओमेगा एक आएगा, और ये लिमिट का ओमेगा ये कट जाएगा, और यहां पे अपने पास आ जाएगा पाई बाई ओमेगा, तो माइनस कॉस पाई और माइनस माइनस प्लस कॉस 0, ठीक है। और ये ओमेगा कट चुका था, तो यहां पे आएगा केवल पाई। तो क्या आ जाएगा, आई एवरेज 2 आई नॉट अपॉन पाई, 2 आई नॉट अपॉन पाई, ये दिख गया सभी बच्चों को, 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो एज ए रिजल्ट भी डायरेक्ट पूछा गया है मेन सोर्स में। तो आई एवरेज फॉर हाफ ऑफ द टाइम पीरियड आप लिख सकते हो कितना, 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ये याद रखिएगा। इसी तरीके से आप प्रूव कर सकते हो ई के लिए भी, ई के लिए भी यही रिजल्ट ट्रू होगा। ई एवरेज क्या हो जाएगा, 2 ई नॉट अपॉन पाई, 2 ई नॉट अपॉन पाई, बोलो
ये एवरेज भी आप ये बोल सकते हो, इट इज 2 ई नॉट अपॉन पाई। बच्चों आप लोगों का कमेंट नहीं आ रहा है। ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी को? चलिए ठीक है, तो 2 आई नॉट अपॉन पाई, ई एवरेज हो जाएगा 2 ई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, आगे बढ़े। तो आपने ये सीखा कि कोई भी साइनसोइडल पीरियोडिक फंक्शन है, उसके पूरे कंप्लीट पीरियड में हमारा एवरेज वैल्यू 0 होता है। हाफ के लिए हम ये यूज कर सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ पीक वैल्यू अपॉन पाई। ठीक है, अच्छा, लेकिन अब देखो इसमें दिक्कत क्या हुई कि हमने एक डिफाइन किया इसमें आरएमएस वैल्यू, स्क्वायर ऑफ द एवरेज देखें अगर, है ना, स्क्वायर ऑफ द एवरेज। तो जैसे मैं निकालना चाह रहा हूं, आई की वैल्यू है हमारे पास आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं, स्क्वायर का एवरेज चाहते हैं, आई स्क्वायर एवरेज चाहते हैं। तो ये देखें कि क्या ये वन कंप्लीट टाइम पीरियड में 0 आएगा? ठीक है, वन टाइम पीरियड में क्या ये 0 आएगा आई स्क्वायर? अब नहीं आएगा, क्योंकि सभी बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर ग्राफिकली अगर आप देखो तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का पीरियड पाई होगा, और सभी बच्चों को इसका ग्राफ बनाना भी आता ही है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का ग्राफ कुछ ऐसा होगा, आप रिफ्लेक्ट कराते हो, आई थिंक यही करते हो ना, रिफ्लेक्ट कराते हो। तो ये पीरियोडिक फंक्शन होगा 0 से पाई, है कि नहीं? तो अपना जो एरिया अंडर द कर्व होगा, एरिया अंडर द कर्व होगा, अब यहां पीरियोडिक फंक्शन 0 से पाई है, ये ध्यान रहे, यहां पे पीरियोडिक फंक्शन अपना 0 से पाई है। हाँ, एक्स एक्सिस के ऊपर बन जाएगा, जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो वही किया गया है। तो आप यहां पे एवरेज अगर निकालना चाहोगे तो देखो, आप जनरल फॉर्मूला पहले यूज करो आई एवरेज का, मतलब आप आई स्क्वायर एवरेज का आप कर रहे हो। तो आई स्क्वायर एवरेज वो होगा इंटीग्रल 0 से 2 पाई अगर आप कर रहे हैं, आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इंटीग्रल आई नॉट बाहर ले लिया। ठीक है, अच्छा ये मैंने आई स्क्वायर लिख ही रखा है पहले से, आई स्क्वायर, तो इसको आई नॉट स्क्वायर पहले से ही लिख रखा है मैंने, ये आई नॉट रखो अभी। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करो तो आई नॉट स्क्वायर बाहर होगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, और ये हो जाएगा डी टी 0 से 2 पाई। तो आई स्क्वायर एवरेज का आपको क्या मिलता है, देखिए आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, साइन इसको 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी लिख सकते हो, अपॉन में 2 ओमेगा, है ना, और इधर आ जाएगा 0 से 2 पाई, और इधर है अपना डी टी 0 से 2 पाई। जब इसे आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, आई एवरेज स्क्वायर आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा, आई नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई ओमेगा, और डी टी का अपना हो जाएगा 2 पाई जो ऊपर चला जाएगा। देखिए तो एक यहां पे आएगा 1 अपॉन 2 पाई, और इसे जब ओपन करोगे तो अच्छा, ये तो अभी मैंने इंटीग्रेट नहीं किया है, एक मिनट रुको रुको, यहां गलती हुआ है, अभी ये हाफ एंगल में ब्रेक हुआ है, इंटीग्रेट कहां हुआ है, अभी ये इंटीग्रेट तो हुआ नहीं है, तो इसको पहले इंटीग्रेट करो। तो यहां पे आई नॉट स्क्वायर डी टी का लिख दे रहा हूं मैं, है ना, 2 पाई, डी टी को इंटीग्रेट करके लिख दिया, इसको लिखोगे तो 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी। अभी पहले ये इंटीग्रेट होगा ना, पहले 0 से 2 पाई ये होगा, तो अब आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और ये हाफ डी टी
अलग अलग कर लो, 0 से 2 पाई माइनस हाफ कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, 0 से 2 पाई, ये आएगा भाई। जब आप इसका करोगे तो आप देखिए इसका टर्म करके देख लीजिए, ये 0 आएगा और यहां से आपको मिलेगा डी टी, जिसमें से इसका 2 पाई, तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 से 2 कैंसिल, पाई आएगा, तो यहां से फाइनली आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2 आई एवरेज। लिमिट पुट कर लीजिए, आपके लिए बहुत इजी इंटीग्रेशन है ये सब। देखिए आई एवरेज स्क्वायर आएगा आई नॉट स्क्वायर बाई 2। क्लियर है सभी बच्चों को? तो यहां पे अब तो क्लियर होगा सभी को। तो हमें फाइनली ये मिला कि जो आई एवरेज है वो 1 पीरियड में आई एवरेज स्क्वायर वो हमें मिल रहा है आई नॉट स्क्वायर बाई 2, वो 0 नहीं मिल रहा है। उसका रीजन यही है। तो यहां पे एक टर्म डिफाइन होता है रूट मीन स्क्वायर, आई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर, इसको कहते हैं हम रूट मीन स्क्वायर। ये क्वांटिटी ध्यान दीजिएगा, उल्टा पढ़िए। आपको कभी भी अगर रूट मीन स्क्वायर लेना है किसी क्वांटिटी का, 2 पाई बाई ओमेगा, कहां पे कह रहे हैं 2 पाई बाई ओमेगा होगा, अच्छा हाँ dt के लिए कह रहे हैं ना, ठीक है ये ले लीजिए 2 पाई बाई ओमेगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं 2 पाई बाई ओमेगा होगा बिल्कुल। अगर आप t की वैल्यू डाल रहे हैं, थीटा नहीं डाल रहे हैं, t की वैल्यू डाल रहे हैं ना, तो 2 पाई बाई ओमेगा लेना पड़ेगा। टू पाई बाई ओमेगा लेना पड़ेगा। तो जब आप 2 पाई बाई ओमेगा लोगे तो ये टर्म तो आपका 0 होने को जाएगा और यहां पर आई नॉट स्क्वायर अपॉन, यहां भी 2 पाई बाई ओमेगा होगा, वो कट जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो आएगा वही रिजल्ट, वही आएगा, आप कर लीजिए। तो यहां का भी 2 पाई बाई ओमेगा वो कट जाएगा, तो आई आर एम एस आएगा रूट मीन स्क्वायर। यहां पे हम एक नया टर्म डिफाइन कर रहे हैं, वो है अपना रूट मीन स्क्वायर। चलिए आगे ही लिख लेते हैं। ये क्लियर है सभी बच्चों को? पहले हाँ पीरियड पाई है, अच्छा पीरियड इसका पाई है ना, 1 टाइम पीरियड में कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग 1 टाइम पीरियड में कर रहे हैं, तो 2 पाई के जगह पे पाई बाई ओमेगा होगा, ये कह रहे हो आप। आई एवरेज की जो वैल्यू होगी, हाँ सही कह रहे हैं, अगर आप 0 से t कर रहे हैं ना, तो यहाँ का इसका पीरियड जो है साइन का नहीं, हमें साइन स्क्वायर का चाहिए, तो साइन स्क्वायर के लिए इसका पीरियड पाई है, तो पाई होगा तो पाई बाई ओमेगा कर लीजिए। 1 टाइम पीरियड के लिए कर रहे हैं ना, पीरियोडिक फंक्शन है, तो 1 पीरियड में इसका एवरेज लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहां पे भी अपना आएगा डी टी 0 से पाई बाई ओमेगा। अब ठीक है, तो यहां से ये 2 का फैक्टर भी जाएगा, पूरा ही कर लेता। अब ठीक है भाई, पीरियड इसका पाई है, आई नॉट स्क्वायर जो एवरेज आप ले रहे हो, सबको क्लियर है ना, आई नॉट स्क्वायर एवरेज जो ले रहे हैं, आपके बोर्ड में ये सब प्रूफ करने के लिए भी आता है। तो आई एवरेज का स्क्वायर हमें है, तो ये हमें इसका जो पीरियड है आई नॉट स्क्वायर वाले का, वो पीरियड पाई है ना, तो हमें 1 टाइम पीरियड में इसे करना होगा, ठीक है। तो 0 से पाई बाई ओमेगा, मैंने 2 पाई लिख दिया था इसको देखकर, तो आई एवरेज स्क्वायर ये आप लिख सकते हो आई नॉट स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, और ये हो जाएगा 0 से पाई बाई ओमेगा, और dt का अपने पास dt 0 से पाई बाई ओमेगा।
तो जब आप इसको पूरा करोगे तो आई नॉट स्क्वायर ओमेगा अपॉन पाई, ये इसका हो गया, और इसका हो जाएगा डी टी 0 से पाई बाई ओमेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, डी टी, बाई में 2 भी है ये, तो 2 मैं बाहर निकाल दे रहा हूं, तो 2 बाहर निकाल दिया मैंने, और यहां से 0 से पाई बाई ओमेगा। तो ये करके देखिए, ये टर्म आपका 0 जाएगा, ये टर्म आपका 0 जाएगा, आप इंटीग्रेट करके देख लीजिए। और dt का जो होगा वो अपने पास पाई बाई ओमेगा आएगा, वो कट जाएगा, तो यहां से आई नॉट अपॉन 2, आई नॉट अपॉन 2, सॉरी आई नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2 ये आ जाएगा, ये टर्म आपका 0 हो जाएगा। कॉस का जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, कॉस का जो होगा वो क्या हो जाएगा, साइन, और साइन हो जाएगा, तो साइन की वैल्यू जब पुट करोगे, कर ही दो, देखो पाई बाई ओमेगा माइनस इसका हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, और ये लिमिट रखोगे 0 से पाई बाई ओमेगा, यही होगा। तो जब यहाँ पे जब वैल्यू रखोगे t की वैल्यू, तो t की ओमेगा कैंसिल, साइन 2 पाई 0 और साइन 0, तो ये पूरा टर्म अपना 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा से ये कैंसिल होगा, तो और हमारे पास 2 पाई, तो ये अपने पास आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2। अब ठीक है भाई, पीछे वाले में थीटा की लिमिट पुट करिए, नहीं पीछे वाले में मैंने थीटा की नहीं पुट करी है, देखिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे, टी की ही पुट की है, पाई बाई ओमेगा ही पुट किया है मैंने, थीटा नहीं, टी की लिमिट पुट करी है, ठीक है, सही है। देखिए कायदे से देखा जाए तो आप यहां से आई आर एम एस निकाल सकते थे, है ना, आप यहां से भी आई आर एम एस निकाल सकते थे, इसको स्क्वायर करके अंडर रूट ले लेते, लेकिन नहीं, ये आर एम एस तो हाफ के लिए होगा, ठीक है, पूरे पीरियड के लिए तो फिर वही आएगा। तो कभी भी आपसे ऐसा नहीं है कि किसी भी पीरियड के लिए आरएमएस पूछ सकता है, ये स्टैंडर्ड वाले हैं, तो इसके फॉर्मूले आपको ध्यान रखने होंगे। तो आई आरएमएस इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपने पास अंडर रूट ऑफ आई एवरेज, आई स्क्वायर करो, है ना, उल्टा सी उल्टा पढ़ो, फर्स्ट में पीरियड में भी लिमिट, फर्स्ट में कौन से फर्स्ट में, ये तो सही है ना, फर्स्ट कौन सा फर्स्ट कह रहे हो, यही तो है, इसकी बात कर रहे हो, अच्छा हाँ इसकी जो बात कर रहे हो, यहां पे 2 पाई बाई ओमेगा होगा, क्योंकि हम लोग टी की लिमिट रख रहे हैं, सही कह रहे हो। तो यहां आ जाओ, तो आई आर एम एस अपने पास जो होगा वो हो जाएगा, कभी भी उल्टा पढ़ के देखो, रूट मीन स्क्वायर, मतलब जिस क्वांटिटी का हमें आरएमएस निकालना है पहले उसका स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, फिर उसका मीन लो, मीन का मतलब सभी लोग समझते हो वही एवरेज वैल्यू। पहले आपने इसका क्या किया, इसका क्या मतलब है कि पहले आपने आई नॉट स्क्वायर है, आई है, आई का स्क्वायर किया, फिर उसका एवरेज लेना, मतलब उसका बार मीन लेना, फिर उसका अंडर रूट लेना, दैट इज योर आई आर एम एस, दैट इज योर आई आर एम एस, समझ गए होगे। तो यहाँ पे आई आर एम एस तो अब इजिली आपने अभी कैलकुलेट किया है, स्क्वायर का मीन वो है आई नॉट बाई 2, तो इसका लोगे तो आई नॉट बाई रूट 2। तो ये आई के लिए ट्रू है बट इक्वली ट्रू फॉर वी ऑल्सो, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, ठीक है, कि आरएमएस वैल्यू जो होती है वो पीक वैल्यू अपॉन रूट 2, उल्टा कर दिया है क्या, सही है। तो आई आरएमएस होगा पीक वैल्यू अपॉन रूट 2। तो जो आरएमएस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग थोड़ा समझिए, आरएमएस वैल्यू का फिजिकल मीनिंग समझिए, क्यों हमें क्यों इसको डिराइव करना पड़ा, क्यों लाना पड़ा आरएमएस वैल्यू।
ये पहले जान गए आप लोग कि जनरल आरएमएस वैल्यू जो है वो पीक वैल्यू अपॉन √2 होता है। इसको जनरलाइज करें, दिस इज इक्वल टू पीक वैल्यू, किसी भी क्वांटिटी का पीक वैल्यू मतलब और मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2 ये जनरल है, ठीक है। किसी भी वैल्यू का आरएमएस वैल्यू अपॉन √2। अब एक चीज देखो ध्यान से कि आरएमएस वैल्यू है पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू अपॉन √2। इसका मतलब अगर मैं IRMS की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा उसका पीक अपॉन √2। अगर मैं ERMS की बात कर रहा हूं तो वो लिखूंगा पीक अपॉन √2, ठीक है। ये तो आप समझ गए, बट हमें ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी, हमें यहाँ पर एसी सर्किट में इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कोई बच्चा कमेंट करके बताएगा कुछ कि हमें आरएमएस वैल्यू डेराइव करने की या एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी? एवरेज से भी काम चलता, बट हमने यहाँ पे रूट मीन स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि सबसे पहले सभी बच्चे तो ये देख पा रहे हो कि एवरेज पूरे पीरियड में 0 है। एवरेज पूरे पीरियड में 0 है, चाहे आप आई का एवरेज लो चाहे ई का एवरेज लो, है ना, वो पूरे पीरियड में 0 है। मानते हो कि नहीं? पूरे पीरियड में वो 0 है। तो जब वो 0 है तो अब हमें कोई ना कोई, अच्छा हमें ये भी पता है कि साइनसोइडल फंक्शन में वेलोसिटी ईएमएफ, है ना, ईएमएफ और करंट ये दोनों जो है क्या होंगे, साइनसोइडल फंक्शन में वेरी कर रहे होंगे। तो मान लो किसी कंपनी को कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाना है तो वो क्या सोच के बनाएगी कि इसको मैक्सिमम कितने वोल्टेज पे रन कराना है, इसको मैक्सिमम कितने करंट पे रन कराना है सेफली। वो तो करंट और वोल्टेज तो वेरी कर रहा होगा फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, देन अगेन फ्रॉम मैक्सिमम टू 0। तो कंपनी जो है क्या सोच के बनाएगी? कंपनी जो है फिर क्या करेगी, आरएमएस वैल्यू को देखकर वो अपना इक्विपमेंट डिजाइन करेगी, ठीक है। एक भाई बोल रहा है क्वेश्चन बनाने के लिए, तो आरएमएस वैल्यू हमने इसलिए किया क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में हमारी सारी क्वांटिटी पीरियोडिकली वेरी करेंगी। तो किसी कंपनी को बल्ब या कोई भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाना है तो उसको ये बताना पड़ेगा ना कि आप 100 वोल्ट का बल्ब लेके आते हो तो 100 वोल्ट तक सेफली वर्क करे वो, है ना। 220 वोल्ट उसकी रेटिंग है तो 220 वोल्ट तक वर्क करे। तो ये 220 वोल्ट है क्या? आपके घरों में जो सप्लाई आती है वो 220 वोल्ट तो है नहीं, वो तो कायदे से अब E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी है, वो तो वेरी कर रही है। तो ये फिक्स वैल्यू क्यों लिखी जाती है? 220 वोल्ट क्यों लिखा है? 220 वोल्ट ये का मतलब हो गया कि ये इसकी क्या है, कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू। दिस इज जस्ट लाइक डीसी, मतलब आरएमएस वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू ए कांस्टेंट ईएमएफ। मानते हो कि नहीं? आरएमएस वैल्यू को आप ये बोल सकते हो कि हम इतने का, देखो अब इसका और मतलब समझो। मान लो आप किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में आप एक एसी सोर्स लगा रहे हो, किसी एसी सोर्स से आपने किसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या किया है, कनेक्ट कर दिया है। कुछ भी हो सकता है वो, मान लो आपने इसको कनेक्ट कर दिया है तो ये आपने बोला ये है E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, आपने देखा अभी, ठीक बात है। तो यहां से करंट भी वेरी कर रहा होगा और यहाँ पे हीट डिसिपेट, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है तो यहां से कुछ हीट निकल रहा होगा। तो यहां से जो हीट निकलेगा, ध्यान से सुनिएगा, यहां से जो हीट निकलेगा अगर मैं इसके जगह पे एक डीसी सोर्स रख दूं, एक डीसी सोर्स रख दूं, कितने वोल्टेज का, जो वही कितने वोल्टेज का मैं एक डीसी सोर्स रखूं जिससे मैं इसी इक्विपमेंट को कनेक्ट करूं तो मुझे वही हीट डिसिपिएशन मिले, तो ये मतलब मैं बोलूं कि अगर ये डीसी है, ठीक है, और यहां से करंट जा रहा है कांस्टेंट कुछ आई, तो आप यहां से ये जो डीसी होगा ये VRMS के बराबर होगा। तो आप इसके आरएमएस वैल्यू के बराबर एक डीसी का सोर्स मानोगे तो ये आपको वही पावर डिसिपेशन देगा जो इसने किसी वन टाइम पीरियड में दिया था। जैसे आप यहां से आप बोल सकते हो यहां का पावर डिसिपेशन, वो बोलोगे आप
वी आर एम एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू मान लो वोल्टेज वीबी, वीबी जो है वी आर एम एस के बराबर है, तो वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो हमें वही पावर डिसिपेशन मिले जो इससे पावर डिसिपेशन मिले कितने टाइम में, पूरे। इसका आई क्या होगा, आई तो आप सबको पता है क्या होगा, ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। तो इसका जो पावर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, आई स्क्वायर आर डी टी, और ये 0 से 1 टाइम पीरियड, डी टी से 1 टाइम पीरियड। तो ये जो पावर मिलेगा ये इसी के बराबर होगा। दिस इज सेम एज वी आर एम एस स्क्वायर बाई आर, ये इसका मीनिंग है। दिस इज सेम एज वी आर एम एस स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ठीक है, आर एम एस और एवरेज सेम ही है? नहीं भाई, आर एम एस और एवरेज सेम कहां है, आर एम एस एवरेज का रूट मीन है, आरएमएस जो है स्क्वायर ऑफ एवरेज का रूट मीन है, कंफ्यूज मत होइए। आरएमएस मैं फिर क्लियर कर दे रहा हूं, आरएमएस कभी भी निकालना है आपको किसी का, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, आपको उस क्वांटिटी का स्क्वायर करना होगा, फिर उसका मीन लेना होगा, फिर उसका अंडर रूट लेना होगा। तो आप स्क्वायर का मीन कर रहे हैं फिर अंडर रूट ले रहे हैं, वो आरएमएस है। एवरेज क्या है, एवरेज तो सिंपल, आई एवरेज क्या है, अगर आप आई एवरेज की बात करते हैं तो वो तो सीधे सीधे ये आई एवरेज है, सीधे सीधे आई बार, ये आई एवरेज है, या फिर इंटीग्रल आई डी टी और अपॉन में डी टी जो अभी आपने निकाला। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये सभी बच्चों को इसका फिजिकल मीनिंग पता चला। आरएमएस वैल्यू का क्या मतलब है, आरएमएस वैल्यू का यही मतलब है कि किसी कंपनी को कोई चीज डिजाइन करना है तो वो किसी फिक्स वोल्टेज या फिक्स करंट के लिए इक्विपमेंट डिजाइन करेगी। ठीक है, तो आरएमएस फिर से मैं बता देता हूं, आरएमएस का मतलब सीधा है मेरे भाई कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट किसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स के साथ लगकर जो हीट एनर्जी 1 टाइम पीरियड में देगा, वही उसकी कितनी वैल्यू, तो वो उतना ही इस जो आपका ये जो पीरियोडिक है ना, इसकी आरएमएस वैल्यू के अबाउट हम डीसी सोर्स यहां पे कनेक्ट करें तो हमें वही पावर डिसिपेशन मिलेगा जो इसने मिलकर दिया था। ठीक है, तो ये अपने पास है आई आरएमएस या वी आरएमएस, जो भी आप बोलो, तो इसकी वैल्यू यहां पे आपको ये मिल जाएगी। तो आरएमएस सभी को क्लियर हो गया होगा, रूट मीन स्क्वायर, पीक वैल्यू को अपॉन √2 करेंगे। क्लियर है, तो सभी बच्चों को नेट सेल में मैं सम अप कर रहा हूं। आरएमएस का क्या मतलब है, आरएमएस का मतलब है कि इक्विवेलेंट क्वांटिटी का हम यहां पे आरएमएस वैल्यू का एक हम डीसी सोर्स लगाएं तो हमें वही टोटल हीट डिसिपेशन मिलेगा इसमें, जो कि एक पीरियड में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स दे रहा होगा। ठीक है, दैट इज आवर आरएमएस वैल्यू। ये तो मैंने आपको समझने के लिए बताया, आपको फिजिकली पता होना चाहिए। बाकी फॉर्मूला ये है, पीक वैल्यू अपॉन √2 करेंगे तो आपको आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, ये तो स्टैंडर्ड है, ध्यान रखिएगा, ये स्टैंडर्ड है। इसका ये मतलब नहीं कि आपसे केवल यही पूछेगा, जैसे कि हाँ बोल सकते हैं आरएमएस एसी सोर्स जो है एक्ट एज ए डीसी सोर्स, मतलब डीसी के इक्विवेलेंट वैल्यू के बराबर है, बिल्कुल बोल सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको हाफ ऑफ द पीरियड में अभी आपने पीरियोडिक फंक्शन लिया था, और हाफ ऑफ द पीरियड के लिए भी पूछा जा सकता है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, ये तो स्टैंडर्ड है कि हम भाई एक पीरियड के लिए निकालते हैं। अगर आपसे किसी और वेव फंक्शन के लिए भी पूछा जाए उस पर भी बात करेंगे। उससे पहले ये बात कर लें हम कि पावर इन एसी सर्किट, किसी भी एसी सर्किट में पावर की बात करें तो उसका क्या एक्सप्रेशन बन सकता है। तो मान लो हमारे पास कोई भी एक एसी सोर्स है ना, और यहाँ पे कोई हीट डिसिपेटिंग डिवाइस लगी हुई है। एसी सोर्स का सिंबल ये होता है, ये आप लोगों को पता है, E = E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, और यहां पे कोई भी रेजिस्टेंस ले लो और यहां से कोई करंट आ रहा है, हमें इसमें पावर डिसिपेशन देखना है।
तो पावर डिसिपिएशन के लिए आप क्या बोलोगे? पी इंस्टेंटेनियस सभी को पता है क्या होता है, वी आई, मतलब ई इंटू आई। तो पी इंस्टेंटेनियस तो पी इंस्टेंटेनियस आप बोल रहे हो आई स्क्वायर, आर बोलो या वी आई बोलो, इंस्टेंटेनियस तो वी आई है तो वी आई ले लो। तो ई को आप लिख सकते हो ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो व्हाट अबाउट योर आई? आई क्या हो जाएगा? आई अपने पास है ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ फाई लेना पड़ेगा, फेज डिफरेंस अभी आगे आपको क्लियर होगा। आई की जो इक्वेशन है, आई के लिए मैं लिख रहा हूं ई नॉट जनरल साइन ओमेगा टी प्लस फाई लेके चल रहा हूं। इतना तो सभी बच्चों को पता है कि फाई एक इनिशियल फेज कांस्टेंट है, इसके बारे में आगे आपको पता चलेगा, है ना। आई मैं जनरल लेके चल रहा हूं, आई क्या है, आई ई नॉट, ई नॉट की जगह पे ये आई नॉट रखो, तो ये होगा अपना ई आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। फाई आपका इनिशियल फेज कांस्टेंट है, इस पे अभी बात करेंगे, आगे समझ में आएगा। इनिशियल फेज कांस्टेंट, तो आप यहां पे अगर वैल्यू पुट करते हो इसका, तो आपके पास क्या मिलेगा, आई नॉट। इसकी मैं डेरिवेशन तो बता रहा हूं, बट इसका एक्चुअल मीनिंग अभी कुछ सर्किट पढ़ने के बाद समझ में आएगा। आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, तो अभी एज ए फॉर्मूला लीजिएगा, आगे आपको फाई की वैल्यू समझ में आएगी। तो पी इंस्टेंटेनियस, इसको ब्रेक कर सकते हो ई नॉट आई नॉट, है ना, और इसको लिख सकते हो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बोलो, अब पी एवरेज की बात करते हो, एवरेज पावर, तो वो आप क्या लिखोगे, वन टाइम पीरियड में 0 से टी, पी इंस्टेंटेनियस इंटू डी टी, यहां मैंने टाइम लिखा है, ठीक है, तो ये टोटल कैपिटल टी है, टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा मतलब, और ये डी टी 0 से कैपिटल टी। तो जब इसको करोगे तो अपने पास यहां तो आएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन में टी डी टी का, और इसे करोगे तो क्या आएगा, यहां पे हमारे पास आएगा 0 से टी साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये डी टी। अब इसका हमें इंटीग्रेशन करना होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, करंट लीडिंग और लैगिंग की बात होगी, वही फाई डिसाइड करेगा, तो उस पर अभी हम आएंगे, ठीक है। तो इसके लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप डरिए मत, इसको बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये डेरिवेशन सब आपके स्कूल में भी काम आते हैं, प्लस कॉन्सेप्ट ये भी पता चलता है कि कहाँ से आया है। ब्लाइंडली फॉर्मूला केवल लिख के पढ़ने से नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास आया है, इसको हमें सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, पी एवरेज अलग अलग कर लो, पहले तो इसको ब्रेक कर दो, ई नॉट आई नॉट टी, इसको ब्रेक कर रहे हो आप, साइन ओमेगा टी है, इसको ए प्लस बी में ब्रेक कर रहा हूं, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डी टी, ठीक है। और ये पूरा लिमिट है अपना 0 से कैपिटल टी। फिर ई नॉट आई नॉट अपॉन में टी, इसको आप लिख सकते हो क्या बताओ, साइन स्क्वायर
ओमेगा टी 0 से t, और ये cos फाई तो कांस्टेंट है, एक इनिशियल फेज कांस्टेंट था, माइनस इसको करोगे तो 1/2 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर रहा हूं या ऐसे ही रहने दो, इसको करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाँ साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, है ना, इसका इंटीग्रेशन 0 से t, और कॉस फाई साइन फाई ये तो कांस्टेंट रहेगा, तो कायदे से इसका इंटीग्रेशन होगा, ये कांस्टेंट रहेगा। बोलो यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? कहां पे प्लस साइन आएगा, हाँ साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कॉस है इंटू साइन बी। अब देखो यहां पे ये सभी बच्चों को पता है कि इसको हाफ एंगल में ब्रेक करके हम करते हैं, तो इसको हम 1 माइनस अभी अभी किया आपने कॉस 2 ओमेगा टी, है ना, अपॉन में 2, और इसको अब आप इंटीग्रेट करोगे 0 से t, और कॉस फाई तो कांस्टेंट है ये dt, और कॉस फाई अपना कांस्टेंट है इनिशियल फेज कांस्टेंट, प्लस ये जो टर्म है इसको हाफ से आप मल्टीप्लाई करो, हाफ से डिवाइड, तो ये साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन है एक तरीके से एक पीरियड में 0 से t, है ना, और साइन फाई आपका कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब आप यहां ध्यान से देखो, इसको 3 में ब्रेक कर सकते हो, तो 3 में ब्रेक करोगे तो एक तरीके से ई नॉट आई नॉट अपॉन में t, ये आ जाएगा हाफ डी टी 0 से t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई में 2 डी टी 0 से t, और पूरे का ये कॉस फाई, और प्लस ये वाला इंटीग्रेशन पूरा, ठीक है, साइन फाई बाई 2, और ये तो आपको दिख रहा है कि इसमें सारे टर्म 0 होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये टर्म भी आपको 0 मिलेगा और ये टर्म भी आपको 0 मिलेगा, करके देख लीजिए, यहां से केवल आएगा t/2 और ये cos फाई, तो फाइनली p एवरेज जो आपको मिलता है वो मिलेगा ई नॉट आई नॉट अपॉन में t इंटू t/2 cos फाई, केवल ये वाला टर्म का रिजल्ट आपको मिलेगा t/2, बाकी ये सब 0 होंगे, आप करके देख लीजिए। ठीक है, ये वाले टर्म आपके 0 हो जाएंगे, तो फाइनली ये टी कैंसिल हो जाएगा, पी एवरेज जो आएगा वो अपने पास आ जाएगा ई नॉट आई नॉट अपॉन में 2 cos फाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, इसको आपको ध्यान रखना है, आगे इसका फिजिकल मीनिंग अभी और सर्किट पढ़ेंगे तो क्लियर होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या देखिए, ई नॉट बाई रूट 2 इंटू आई नॉट बाई रूट 2 इंटू कॉस फाई, और ई नॉट बाई रूट 2 आपने अभी क्या पढ़ा, वो पढ़ा ई आर एम एस, ये हो जाएगा आई आर एम एस, और ये हो जाएगा कॉस फाई, वेयर फाई इज द इनिशियल फेज कांस्टेंट, किसके किसके बीच में, ईएमएफ और करंट के बीच में। इस टर्म को एक नाम देते हैं, आगे आपको पता चलेगा, दिस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर, दिस कॉस फाई इज कॉल्ड पावर फैक्टर। इसके बारे में अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा, अभी सर्किट पढ़ूंगा तो पढ़ेंगे तो इसको आएंगे, तो बट ये फॉर्मूला जरूर ध्यान रखिए, ठीक है, बाकी कुछ ध्यान हो चाहे नहीं, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, ये किसी आप मतलब वी आई नहीं कर सकते, ठीक है, इसीलिए आपको मैंने पूरा डेरिवेशन बता दिया। जैसे आप डीसी सर्किट में डायरेक्ट P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर या वी आई कर देते थे, है ना, वो अब आप नहीं कर सकते। इंस्टेंटेनियस के लिए आप वी आई कर सकते हैं, एवरेज के लिए P एवरेज निकालना है तो आपको वन टाइम पीरियड में पूरा इस क्वांटिटी को इंटीग्रेट मारना पड़ेगा, तो वो आपने इंटीग्रेट मारा, तो फाइनली इसको हमने शॉर्ट में ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई के टर्म्स में आएगा।
क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। cos 5 को हम बोलते हैं पावर फैक्टर। क्या है पावर फैक्टर, अभी आगे आपको क्लियर होगा। चलिए कुछ हम जनरल वेव फॉर्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे जो है केवल साइनोसॉइडल फंक्शन ही अल्टरनेटिंग होता है। कोई भी फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन अगर वो किसी सर्टेन टाइम में रिपीट कर रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पीरियोडिक फंक्शन, और वो वेव फंक्शन कहलाएगा। तो उसका हम आरएमएस एवरेज कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मान लो एक सिग्नल लेते हैं, कोई एक सिग्नल ऐसे आ रहा है, तो वो सिग्नल जो है इस तरीके से है, यहां से यहां तक, उसके बाद फिर अपनी वैल्यू रिपीट करता है। तो ये भी एक, इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी अल्टरनेटिंग ही है, साइनोसॉइडल नहीं है, बस ये बोल सकते हो कि ये साइनोसॉइडल नहीं है। बट सिग्नल्स जो होते हैं ये किसी भी फॉर्म के हो सकते हैं, समझ रहे हो? जो भी ये सिग्नल आपको मिल रहे हैं ये किसी, ऐसा मत सोचना कि केवल साइन और कॉस वाले को ही अल्टरनेटिंग नाम देते हैं, नहीं। कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो होगा ना, कोई भी पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वो आपका फिक्स इंटरवल में अगर रिपीटिंग ट्रेंड रखता है तो वो पीरियोडिक फंक्शन कहलाएगा, अल्टरनेटिंग कहलाएगा। शायद समझ गए सभी बच्चे? क्लियर है? तो ये किसी का भी वेव पल्स हो सकता है, करंट वर्सेस टाइम का, वोल्टेज वर्सेस टाइम का, समझ रहे हो? तो ये किसी भी, आपसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया कि वो करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हमेशा साइनोसॉइडल का आपने रट लिया कि भाई एक पूरे पीरियड में जो है साइनोसॉइडल फंक्शन का एवरेज पूछेगा, जीरो टिक कर देंगे, है ना। आई स्क्वायर का एवरेज पूछेगा तो हम आरएमएस से निकाल लेंगे। आई आरएमएस जो होगा वो आई नॉट बाई रूट टू होगा, और आई आरएमएस जो होता है वो क्या होगा, आई स्क्वायर का एवरेज। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको यही चीज पूछी जाएगी, आपसे जनरल वेव फंक्शन किसी का भी पूछा जा सकता है। तो मान लो मैंने इसको बोला कि ये जो है एक करंट वर्सेस टाइम का एक अपना सिग्नल है, करंट वर्सेस टाइम का, ऐसे चला जा रहा है, ये करंट वर्सेस टी का है। और आप देख रहे हो कि इसमें जो इंटरवल है वो ऐसे दिया जा रहा है 0 2 4 6 8, ठीक है। और ये अपने पास है +10 एम्पेयर और इधर है -10 एम्पेयर। ये एम्पेयर में है, ये सेकंड में है, समझ गए? अब आपसे इसमें पूछा जाए कि इस सिग्नल का आरएमएस वैल्यू बताओ, तो ऐसा थोड़े ना है कि केवल साइनोसॉइडल फंक्शन का आरएमएस होगा, आप इसका भी आरएमएस निकाल सकते हो। आपसे आरएमएस पूछा जा सकता है, आई एवरेज पूछा जा सकता है ना। तो कभी भी अगर मेंशन नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको ये जोन मेंशन नहीं करता है तो आप पीरियोडिक हैं, तो पीरियोडिक में एक पीरियड में लेंगे, नहीं तो आपको मेंशन करेगा। तो यहां तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है कि आई आरएमएस या आई एवरेज, ठीक है, फॉर ए वन टाइम इंटरवल, मतलब 0 टू पीरियोडिक है, कितने में पीरियोडिक है, 2 4 दिख ही रहा है, 0 to 4। तो 0 to 4 में आपको एरिया अंडर द कर्व से आप पहले एवरेज देख लो। जब एवरेज ही 0 आ रहा है तो एवरेज का स्क्वायर भी 0 होगा, और एवरेज का स्क्वायर 0 होगा तो अपने पास उसका अंडर रूट वो भी 0 होगा। तो यहां तो आप देखकर बोल सकते हो कि इन दोनों का जो आंसर होगा वो 0 आने वाला है, क्योंकि आई एवरेज यहां पर क्या आ रहा है, वो 0 आ रहा है फॉर द इंटरवल 0 to 4।
बोलो। तो जब आई एवरेज जीरो आएगा तो उसका स्क्वायर भी जीरो आएगा, तो उसका मीन भी, तब स्क्वायर का मीन लोगे, जब स्क्वायर ही जीरो है तो उसका मीन भी जीरो होगा, कांस्टेंट फंक्शन है एक तरीके से। तो 0 to 4 ये होगा। लेकिन अगर यही आपसे पूछा जाए कि 0 to 2 सेकेंड, तो आई एवरेज क्या होगा? तो आई एवरेज के लिए आपको यहां पे फंक्शन बना के इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा यही तो एवरेज वैल्यू होगा। तो आप यहां से क्या कर सकते हो, इसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो डायरेक्ट। आई एवरेज क्या हो जाएगा? आई एवरेज अपना होगा भाई, जनरल आप करोगे, आई का फंक्शन क्या है? आई अगर 0 से t में, मान लो आप आई की इक्वेशन लिखना चाहते हो, तो 0 से t में आई क्या लिखोगे? आई इक्वल टू कॉन्स्टेंट फंक्शन है ना, आई इक्वल टू 10। तो आई एवरेज अगर आप लिखोगे तो एवरेज क्या लिखोगे? आई डी टी, है ना, जो भी टाइम है 0 to 2 अपॉन में डी टी, यही तो करते हो। तो एक तरीके से एवरेज क्या मिला आपको? ये एरिया अंडर द कर्व ही तो मिलेगा। यहां से 10 करेंगे आप तो 10 कांस्टेंट है, बाहर आएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, सॉरी आई डी टी। तो आई एज ए फंक्शन, आई तो कांस्टेंट है, डी टी यहां से आपने डी टी जो है और ये डी टी, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमें आई एवरेज क्या मिलता है? 20 मिलना चाहिए ना। फिर वहां से आई की वैल्यू यहां पे 10 कांस्टेंट है, जीरो से 2 सेकेंड में 10 आएगा। एरिया तो हमारे पास, लेकिन एरिया जो रेक्टेंगल का आ रहा है वो 10 into 2 आ रहा है ना। 0 से 2 सेकेंड में इसका एरिया जो आ रहा है वो 10 से 2 आ रहा है, तो यहां से क्यों नहीं प्रूव हो रहा है? क्या कह रहे हो? आई डी टी है, आई 20 होगा, आई 20 होगा क्यों? इक्वेशन से तो दिख रहा है कि आई एक स्ट्रेट लाइन है ना, आई 0 से t में कांस्टेंट है, वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन है तो वो आई इक्वल टू तो 10 ही होगा ना, फिर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है वो, तो वो तो ठीक है। बट चीजें गड़बड़ क्यों हो रही है? एरिया अंडर द कर्व से भी तो कर सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा हाँ समझ गया, ठीक है, सही कह रहे हो, 10 ही आंसर आएगा। देखो ये 10 आंसर सही है। कांस्टेंट फंक्शन का एवरेज तो वही रहेगा, आप एरिया से भी निकाल लो। एरिया जो है, एरिया अपॉन dt भी तो करोगे, एरिया अपॉन इंटरवल भी तो करोगे। एरिया अपॉन इंटरवल भी तो करोगे आई एवरेज के लिए भाई। तो आई एवरेज जो आएगा वो आएगा 20/2, तो दैट इज 10। आप इससे भी कर सकते हो ग्राफिकली भी, बट आपको इंटरवल से डिवाइड भी तो करना होगा इस dt को, है ना, समझ गए होगे। ये dt का जो 2 है वो डिवाइड भी तो होगा, बिल्कुल। तो एरिया अपॉन में इंटरवल, ये मत भूलना, एरिया अपॉन में इंटरवल ये भी कर सकते हो। तो मेरा ये कहना है आपसे कि आई एवरेज तो आ गया, आई आरएमएस यहां फिर से 0 होने वाला है, सभी बच्चों को पता है। आई आरएमएस क्या यहां पे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, रूट मीन स्क्वायर। जब हमारा आई एवरेज, आई कांस्टेंट है तो उसकी एवरेज वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। तो आई आरएमएस में हम क्या कर रहे हैं कि भाई पहले स्क्वायर का मीन कर रहे हैं, तो स्क्वायर का मीन मतलब 10 का स्क्वायर करोगे तो ऑब्वियसली 100 आएगा। फिर इसका मीन लोगे, तो मीन लोगे तो फिर से क्या हो जाएगा भाई, आई स्क्वायर का मीन लोगे, इसको स्क्वायर बना दो इस ग्राफ को, तो यहां 100 होगा और यहां भी 100 होगा, यही होगा ना। तो इसका जब मीन लोगे आप 0 से 2 में और यहां से यहां, तो ये फिर से 0 आएगा। और 0 to 2 सेकेंड केवल पूछा है,
तो 0 से 2 सेकेंड में अपने पास आई स्क्वायर बाहर लो और यहां से फिर से अपना इंटरवल 100 अपॉन में, ये 100 हो जाएगा, 100/2 इक्वल टू 50। ये अभी मीन आया है। फिर इसका हमने आई आर एम एस, रुको, इसका पहले आई स्क्वायर का हमने मीन लिया। आई स्क्वायर मतलब 100/2 किया तो ये इसका मीन आया और ये आया 50। तो आई आर एम एस क्या होगा इसका, वो होगा √ऑफ दिस। तो ये हो जाएगा 50 √, बोलो भाई, तो 5√2। चेक करिएगा जरा, क्लियर है सभी बच्चों को। तो यहां पे जीरो करके मत आ जाना, मेरा आपको बताने का ये मतलब है कि यहां जीरो करके मत आ जाना, ध्यान से देख लेना किस इंटरवल में पूछा है। जीरो इसमें होगा, इसमें जीरो नहीं आएगा। इसमें आप देख रहे हो पहले हमने आई स्क्वायर किया, ये क्लियर है सभी बच्चों को। ये ग्राफ आई स्क्वायर का बनाओगे तो यहाँ 100 आ जाएगा, बाकी तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो यहाँ 100 आएगा, यहाँ -100। इंटरवल आपका वही रहेगा पीरियोडिक, ठीक है। तो 0 से 2, तो 0 से 2 में बोला था तो आपने पहले आई स्क्वायर का क्या किया है, ये देखो आई स्क्वायर है, ये इसका मीन लिया, मतलब डिवाइडेड बाई 2 किया अपॉन में 50, फिर उसका √, लिया। ये सभी को क्लियर होगा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जो आपको गलत हो जाते हैं। मान लीजिए एक वेव फॉर्म और लेते हैं जनरल, मान लो ऐसा वेव फॉर्म है, आगे रिपीट हो रहा होगा, सीक्वेंस तो समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को कि ये ऐसे रिपीट हो रहा है, ठीक है। करंट वर्सेस हो सकता है, ईएमएफ वर्सेस हो सकता है, मैंने कोई भी ले लिया है। मान लो ये करंट वर्सेस टी का है, करंट वर्सेस टी का है, ठीक है। और ये है अपना ज़ीरो, ये है 0.5 मतलब हाफ, ये 1 है और ये है 1.5, ये 2 है, इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा जा सकता है, ये अपने पास हो जाएगा -हाफ, ठीक है। हालांकि करंट है तो थोड़ा नेगेटिव है ना, करंट है तो थोड़ा नेगेटिव का लॉजिक समझ में नहीं आता। आई वर्सेस टी लिया है मैंने ना, अच्छा टाइम है तो टाइम का नेगेटिव का कोई लॉजिक तो नहीं है, ग्राफ पैटर्न जो बनाया है मैंने उसमें। आई वर्सेस, चलो टी ले लिया है,
ग्राफ फिर यहां से भी स्टार्ट कर सकते थे हम लोग, यहां से स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, तो आपसे चलिए मैं जीरो से पूछ रहा हूँ, जीरो से दे रहा हूँ मैं आपको, जो इंटरवल है वो मैं आपको दे रहा हूँ। इंटरवल आप पीरियोडिक फंक्शन होगा, ये देखना जरा, ये पीरियोडिक फंक्शन होगा tan इनवर्स x का, हाँ बिल्कुल उसी तरीके से। तो इसका आप लोग आई एवरेज कोशिश करिए, एक पीरियड में ही, कुछ नहीं दिया है मतलब पीरियड में ही करेंगे। आई एवरेज इसका निकालिए, ठीक है, और आई आर एम एस निकालिए, ये ट्राई करिए, जल्दी से पानी पी लूं। तो यहाँ पे वैल्यू भी कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे +2 ले लीजिए और यहाँ -2 ले लीजिए, ठीक है। और ये कोई भी फंक्शन हो सकता है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। प्रीवियस क्वेश्चन में फर्स्ट में आरएमएस जीरो इसलिए आया था क्योंकि अपना आई एवरेज ही जीरो था, है ना। प्रीवियस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले में आई एवरेज ही जीरो था। आई एवरेज जो है वन टाइम पीरियड 0 to 4 में आप एरिया जो ग्राफ का एरिया इतना पॉजिटिव है उतना ही यहाँ नेगेटिव है, इसीलिए एरिया फॉर अंडर कर्व फॉर 0 to 4 ये अपना जीरो है ना भाई, इसीलिए आई एवरेज जीरो आया था। और आई एवरेज जब जीरो होगा तो उसका स्क्वायर भी जीरो होगा, आरएमएस भी जीरो होगा। चलिए ये करते हैं। तो इसको करने के दो तरीके हैं। पहले तो आपको ग्राफ से आप आरएमएस एवरेज पहले निकालते हैं, ग्राफ से आप एवरेज निकाल पाओगे। क्योंकि एक बात ध्यान रहे सभी बच्चों को कि जब भी आप आरएमएस की बात करते हो तो आई स्क्वायर की बात करते हो, तो यहाँ पे जो भी पैरामीटर दिया होगा ये ग्राफ आई वर्सेस टी का है, आई स्क्वायर पैराबोला हो जाएगा, आई स्क्वायर एक पैराबोला हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान देने वाली है। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में पहला अगर एवरेज निकालना चाहते हैं, फर्स्ट पार्ट आई एवरेज, तो वो तो सभी बच्चे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये हाफ इंटरवल का पीरियड है, टोटल पीरियड इसका 1 है, पीरियोडिक फंक्शन ये 1 में है ना, अपनी ये वैल्यू रिपीट कर रहा है, जैसे माइनस हाफ से प्लस हाफ है, फिर प्लस हाफ से 1, तो 1 के इंटरवल में ये रिपीट कर रहा है। तो आप यहां से बता सकते हो कि जो इसकी एवरेज वैल्यू होगी एक पीरियड में, इसकी एक एवरेज वैल्यू जो एक पीरियड में होगी, जो एरिया अंडर द कर्व इसका इतना 0 से हाफ में पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। तो आई एवरेज सभी बच्चे बता सकते हैं कि ये 0 होगा। क्या ये सभी बच्चे बता सकते हैं कि आई एवरेज 0 होगा? क्योंकि फर्स्ट 0 से हाफ में जो एरिया है, देखिए 0 से हाफ में जो एरिया है उतना ही एरिया आपका 1/2 से 1 में है, और पीरियोडिक है ये। विथ पीरियड 1 सेकेंड, बोलो बिल्कुल सही है। तो आई एवरेज अपना 0 हो गया। लेकिन आरएमएस की बात करो तो क्या हम यहीं से आरएमएस बोल देंगे? बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सर आई एवरेज 0 है तो आई आरएमएस 0 होगा। नहीं भाई, आई आरएमएस का मतलब पहले हम आई स्क्वायर करेंगे, उसका मीन निकालेंगे। तो इस फंक्शन में आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट लाइन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो इसका अगर आप इक्वेशन लिखो तो सभी बच्चों को पता है कि इसका जो आप इक्वेशन लिखोगे, इसका स्क्वायर करोगे तो पैराबोला बनेगा।
इसका अगर आप करोगे तो आपको क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा आई स्क्वायर आर का, मानते हो कि नहीं, ये पैराबोलिक कर्व बनेगा। तो आप ग्राफिकली करोगे तो आपको पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व लेना पड़ेगा। आप अगर एक इंटरवल की बात कर रहे हो, जैसे मान लो मैं एक यहां पे बनाऊं इसको, आई स्क्वायर का पहले मैं बनाऊं और फिर उसका मीन लूं, ठीक है, इसका मैं आई स्क्वायर का बनाऊं और इसका मीन लूं। जैसे मान लो मैं एक टर्म के लिए बना रहा हूं 0 से 1 के लिए, बाकी आप मैथमेटिकली आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिख के उसका स्क्वायर करके कर लो, वो आपको ज्यादा इजी लगेगा। ठीक है, मैं बस एक समझाने के लिए बना रहा हूं, क्योंकि पैराबोला का एरिया अंडर द कर्व भी इंटीग्रेट करके ही निकालोगे। तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो आई स्क्वायर का, देखिएगा, तो आई स्क्वायर का जो ग्राफ बनेगा वो नो डाउट पैराबोलिक बनेगा, स्ट्रेट लाइन है ये, तो इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पैराबोलिक ग्राफ बनेगा कुछ ऐसा, और ये वाला टर्म भी ऊपर जाएगा, तो इसका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से। ये होगा अपना आई स्क्वायर वर्सेस टी का, ये ग्राफ बनेगा भाई। जैसे ये 0 है, हाफ है, ये 1 है, 1.5 है, ये है 2। आप फंक्शन लिख के देख लीजिए, ठीक है। तो यहां पर ये आपको जो दिख रहा है, इसका जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये अब 0 नहीं होगा, ये पूरा एरिया अंडर द कर्व आपको मिलेगा। तो इसका एरिया अंडर द कर्व अगर तुम लोगों ने शायद पढ़ा होगा, डायरेक्ट एक रिजल्ट आता है, जान लो, अभी मैं दूसरे मेथड से ही बता देता हूं। तो फॉर आई एवरेज अपना 0 होगा, फॉर आई आरएमएस ये होगा एरिया ऑफ पैराबोला बिटवीन 0 to 1 सेकेंड, और ये होता है 1/3 इंटू बेस ऑफ द पैराबोला इंटू हाइट। कभी भी हो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला 1/3 है ना, आप करके भी देख सकते हो, बेस ऑफ पैराबोला इंटू हाइट। तो 1/3 इंटू बेस ऑफ पैराबोला तो 1 ही होगा, और हाइट कितना है, ये हाइट अपना 2, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो हाइट कितना आ जाएगा देखो जरा, आई नॉट स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू अगर आप देखोगे तो आई नॉट स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना। तो ये अपने पास हाइट, इसका स्क्वायर करोगे तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 4/3, चेक करो जरा, आई आरएमएस जो होगा, अभी आरएमएस नहीं लिख रहे, फॉर आरएमएस हम लिख रहे हैं, फॉर अभी रुको, हम पहले लिख रहे हैं फॉर आई स्क्वायर का मीन, अभी हम आई स्क्वायर का मीन निकाल रहे हैं। तो आई स्क्वायर का मीन, अभी आई स्क्वायर का मीन निकाला है, तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, एरिया ऑफ पैराबोला फॉर 0 to 1 सेकेंड, अपॉन में इंटरवल भी 1 सेकेंड का ही है, अपॉन में पहले आई स्क्वायर एवरेज निकाल रहे हैं, तो हाँ 0, इसको इस पूरे को 1 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 1। तो यहां पे खैर कोई दिक्कत नहीं है, आगे के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरवल 1 है तो 1 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहां आ जाओ, 1/3 इंटू 1 इंटू 4, तो ये तो क्लियर है, 4/3, ये अभी मीन हुआ है। अब आप आरएमएस अगर इसका निकालोगे तो इसका रूट मीन लेना पड़ेगा, अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 2/√3, तो ये आएगा अपना 2/√3।
1/3 क्यों, मतलब मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दिया है, बहुत बच्चों को मुझे लगा है पता होगा कि पैराबोला के लिए ये फॉर्मूला होता है। आप ऐसे नहीं समझ रहे हो तो आप थोड़ा मेहनत कर लो। आई एज ए फंक्शन ऑफ टी लिखो, उसको स्क्वायर करो, इस लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। ठीक है, 0 से 1/2 सेकेंड में और 1/2 सेकेंड से 1 में, तो ये पीरियोडिक फंक्शन ही है। ठीक है, तो 0 से 1 सेकेंड में इस लाइन की इक्वेशन लिखो, 0 से 1/2 सेकेंड में, और इसको लिख दो 1/2 से 1 सेकेंड में ब्रेक करके। तो दोनों लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन को इंटीग्रेट करो 0 से 1/2 के लिए, इस लाइन को इंटीग्रेट करो 1/2 से 1 के लिए। ठीक है, तो एरिया अंडर द कर्व तुम लोगों ने पढ़ लिया है ना, तो वही चीज आ रही है। बस मैंने आपको एक अल्टरनेट मेथड बताया। बेसिक मेथड से तो आप लोग कर ही लोगे कि इसका फंक्शन लिख के और इसको इंटीग्रेट करना है और कुछ नहीं करना है। आप डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्टिव है तो ये एरिया ऑफ ए पैराबोला की का फॉर्मूला है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। वन बाई थ्री इंटू बेस, आप इंटीग्रेट करके प्रूव भी कर सकते हो इसको, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax लेके, कोई भी कांस्टेंट लेके आपको ये मिल जाएगा। 1/3 इंटू बेस इंटू हाइट, यहां से आप कर सकते हो। हाइट 4 कैसे हुआ, इस क्वांटिटी को अगर आप स्क्वायर करोगे, आई का स्क्वायर करोगे तो यहां पे 4 ही होगा ना। क्लियर है? एक मिनट, कमेंट नहीं आ रहा है आप लोगों का। ठीक है, तो ये क्लियर है बच्चों। दूसरा मेथड आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। दूसरा मेथड इसका प्रूफ करना है, रिजल्ट मैच कराइएगा। वो ये है कि आप पहले इसका क्या करिए, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लिखिए। 0 से 1/2 में y इक्वल टू एम एक्स की लाइन है। ठीक है, 0 से 1/2 में y इक्वल टू एम एक्स की लाइन होगी, और 1/2 से 1 में ये लाइन होगी। तो आपको इसको इंटीग्रेशन, फिर इसका मतलब ये आई एज ए फंक्शन ऑफ टी लिख लोगे, तो आई स्क्वायर एज ए फंक्शन ऑफ टी लिख लोगे, और यहां का भी लिख लोगे। फिर आपको लिमिट ब्रेक करना होगा 0 से 1/2 और 1/2 से 1 में। ठीक है, ये फंक्शन दोनों इंटीग्रेट होंगे अपॉन में इंटीग्रल 0 से t, तो वहां से आप कर सकते हो। मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया ग्राफिकली, हमेशा ग्राफिकली कर पाएंगे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ कोई और फंक्शन होगा तो हमें मैथमेटिकली ही करना है, तो फंडामेंटल मेथड क्लियर होना चाहिए। तो फंडामेंटल मेथड आपको करना है, ये IRMS इसका प्रूफ करना है, तो कल फिर करेंगे। IRMS बाय इंटीग्रेशन आपको बताना है। तो ये आप प्रूफ करके लाइएगा। ठीक है, ये आप प्रूफ करके लाइएगा। अच्छा, मान लो जैसे दो साइनोसोडल फंक्शन है, एक अपने पास है, मान लो I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी, और दूसरा है I इज इक्वल टू I2 कॉस ओमेगा टी। ठीक है, I इज इक्वल टू I2 कॉस ओमेगा टी। RMS का फुल फॉर्म नहीं बताया क्या? बताया तो था, रूट मीन स्क्वायर। नहीं लिखा है क्या कहीं? लिखा तो होगा यार। RMS का ये मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर। बोला था उल्टा पढ़ो, पहले स्क्वायर, उसके बाद उसका मीन, फिर उसका अंडर रूट, तो ये हो जाएगा रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो सभी बच्चे इसका बताएंगे क्या कि आई एवरेज और या IRMS क्या होगा? दो है, I इज इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी,
और ये है अपने पास I2 cos ओमेगा टी। ठीक है, तो आपको बताना है कि इनका, एक मिनट रुको, ऐसे नहीं, प्लस कर दे रहा हूं, प्लस I2 cos ओमेगा टी। ठीक है, ये ऐसा कोई फंक्शन है, दो अल्टरनेटिंग करंट का सुपर पोजिशन है। तो इसका हमें बताना है आई आर एम एस वैल्यू, आई आर एम एस वैल्यू। ठीक है, तो आप इसको दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो फेजर डायग्राम से, जो मैंने अभी बताया नहीं है आपको, तो मैं उससे नहीं जा रहा हूं। आप फंडामेंटल से भी देख सकते हैं। आप इसको क्या कर सकते हो, एक में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। आप इसको आई इज इक्वल टू समथिंग, आई इक्वल टू समथिंग ऑफ साइन ओमेगा टी प्लस फाइव का टर्म ले आओ। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो, अभी मैं फंडामेंटल से बता रहा हूं, फिर फेजर से बहुत जल्दी हो जाएगा। आप इन दोनों के साइन और कॉस के अंडर रूट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। इससे मैं इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहा हूँ। एक ये फंडामेंटल मेथड है। बाकी जो बच्चे SHM पढ़े हैं क्लास 11th में और उनको फेजर का आइडिया है कि दो वेव फंक्शन को, दो साइनसोइडल फंक्शन को हम कैसे फेजर से जोड़ते हैं, तो वो तुरंत कर लेंगे। साइन ओमेगा टी प्लस I2 अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ऐसे कर लो। इससे कोई, इसके एक्सप्रेशन में तो कोई फर्क पड़ा नहीं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप मान लो कुछ अल्फा, तो इसे मैं बोल रहा हूं कॉस अल्फा साइन ओमेगा टी। अल्फा बोल रहा है मैंने इसको, इसका अंदर ट्रायंगल में देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाऊं और ये अल्फा लूं, ठीक है, और इसे मैं बोल रहा हूं I1 और ये अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो बताओ, ये I1 अपॉन अंडर रूट दिस क्या बोला जाएगा, ये कॉस अल्फा इसको लिख सकते हैं, ये साइन ओमेगा टी। और ये अगर मैं I2 बोल रहा हूं तो I2 अपॉन दिस साइन लिखा जा सकता है, इसको मैं साइन अल्फा लिख सकता हूं, और कॉस ओमेगा टी। यही अपना फाई भी बन सकता है ना, इसको आप फाई ले लो तो बेटर रहेगा। जनरली हम लोग फाई लेते हैं। तो ये कॉस फाई साइन ओमेगा टी प्लस साइन फाई कॉस ओमेगा टी, तो इसको साइन ए प्लस बी बना सकते हो। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी। बोलो, ये क्लियर है सभी बच्चों को? साइन ए प्लस बी बोल सकते हो। तो साइन ए प्लस बी इंटू दिस। अब आपको इजी है, ये फाई इनिशियल फेज कांस्टेंट होता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू या पीक वैल्यू आरएमएस के लिए क्या चाहिए होता है तुम्हें? आई आरएमएस क्या बोलते हो आप? साइनोसॉइडल में तो सोचना नहीं है आपको, पीक वैल्यू अपॉन रूट 2, यही बोलते हो। पीक वैल्यू अपॉन रूट 2, तो पीक वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू इसका निकाल लोगे आप, यही इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो आई मैक्स और आई नॉट क्या है? अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। ठीक, तो इसकी आरएमएस वैल्यू भी आप बता सकते हो, अपॉन में रूट 2 कर दोगे, तो ये हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर अपॉन 2 का होल। यही होगा भाई, देख लो एक बार, चेक कर लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। बाकी एक और मेथड बताऊंगा, जब फेजर डायग्राम बता दूंगा तो आपको एक और मेथड बता दूंगा कि दो साइनोसॉइडल फंक्शन को हम फेजर वाइज कैसे जोड़ते हैं, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक मेथड से भी आप कर सकते हैं इसको। चलिए आज इतना ही, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करके आ जाइएगा, तो फंडामेंटल शुरू हुए। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं फिर।